और नए कलेवर में। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। विरासत टैक्स के बाद सैम पित्रोदा ने दिया भारत विरोधी बयान। कहा, पूर्वी भारतीय लगते हैं चीनी तो दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी। भाजपा नेताओं के निशाने पर आई कांग्रेस पार्टी। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर प्रहार। कहा, शहजादे को देना होगा जवाब। कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से किया किनारा। चुनाव शुरू होने के बाद अंबानी अडानी पर कांग्रेस शहजादे क्यों हैं चुप? प्रधानमंत्री ने करीमनगर की रैली में पूछा, कांग्रेस बताए अंबानी अडानी से उठाया है कितने टेम्पो माल। पीएम ने करीमनगर में श्री राज राजेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। लोकसभा चुनाव में प्रचार ने पकड़ा जोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखीमपुर खीरी में राहुल गांधी के गरीबी मिटाने वाले बयान पर किया कटाक्ष। कहा, इंदिरा गांधी ने एक झटके में लागू किया आपातकाल। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने रायबरेली में किया प्रचार, तो शाहजहांपुर में अखिलेश यादव ने पीडीए वर्ग के साथ आने का किया आह्वान। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए सिर्फ 4 दिन का और दिया समय। सोमवार को होगी अगली सुनवाई। और आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा मुकाबला। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए दोनों के लिए जीत है जरूरी। और अब सभी खबरें विस्तार से। अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले और खुद अपनी ही पार्टी की मुसीबत बढ़ाने वाले कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से बेहद ही शर्मनाक और एक विवादित बयान दिया है। इस बार पित्रोदा ने दिलचस्प नस्लवादी टिप्पणी की है। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को लेकर नस्लीय बयान दिया है। सैम पित्रोदा ने भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को रंग रूप के आधार पर अलग अलग बांट दिया है। पित्रोदा ने जहां देश के पूर्वी हिस्से के लोगों की तुलना चीन के लोगों के साथ की है, वहीं पश्चिम के लोगों की अरब के लोगों के साथ की है। साथ ही उन्होंने उत्तर और दक्षिण के लोगों के रंग को लेकर भी बेहद शर्मनाक टिप्पणी की है। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. और सैम पित्रोदा ने राम मंदिर को लेकर भी एक विवादित बयान दिया है। नस्लवादी टिप्पणी के बाद सैम पित्रोदा ने राम मंदिर और राम नवमी को लेकर कहा है कि ये भारत की विविधता में बाधक हैं। सैम पित्रोदा ने कहा है कि राम मंदिर, राम नवमी और पीएम मोदी का हर वक्त मंदिर जाना आइडिया ऑफ इंडिया के लिए एक चुनौती है। Of India, which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity, is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time. और कांग्रेस के ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान पर प्रधानमंत्री ने वारंगल की जनसभा में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कांग्रेस क्यों द्रौपदी मुर्मू का विरोध कर रही थी, उसकी असली वजह आज सामने आई है। मैं बहुत सोच रहा था कि द्रौपदी जी, जिनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, आदिवासी समाज की एक प्रतिष्ठित बेटी है, उसको हम राष्ट्रपति बना रहे हैं, तो कांग्रेस उनको हराने के लिए
इतनी मेहनत क्यों कर रही है? कांग्रेस आदिवासियों को नाराज क्यों कर रही है? मैं सोचता रहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। मुझे लगता है ठीक है, ये शाहजादे का दिमाग ऐसा है तो शायद वो द्रौपदी जी का विरोध कर रहा है, उनको चुनाव में हराने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन आज मुझे पता चला कि अमेरिका में ये शहजादे के अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल वो उनको फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है, और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। और सैम पित्रोदा की नस्लवादी टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि इससे बड़ा जातिवादी बयान आखिर क्या हो सकता है। देश की संपत्ति छीनने वाली पार्टी अब देश को जाति क्षेत्र के नाम पर बांट रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग अब ये स्वीकार नहीं करेंगे। कभी संपत्ति को आपकी संतान से लेने की बात और विचार ऐसे देने का काम करते हैं, तो दूसरी ओर अब हमारे भारत के पूर्व के जो निवासी हैं उनको चीन के साथ में कहते हैं, उनकी शक्लें चीन जैसी दिखती हैं, पश्चिम वालों की अरब जैसी दिखती हैं, उत्तर वालों की अंग्रेज की तरह दिखती है और दक्षिण वालों की अफ्रीकन की तरह दिखती है। इससे बड़ा जातिवादी बयान क्या हो सकता है? कितना बांटोगे जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे देश को, और ये देश अब स्वीकार नहीं करेगा। देश सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ आगे चलता है, लेकिन कांग्रेस का घिनौना चेहरा पशुधन स्त्री धन छीनने वाला, आपकी संपत्ति छीनने वाला, और अब आपको जाति के नाम पर नीचा दिखाने वाला सामने आया है। और देश में इन दिनों लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और सभी पार्टियां एक दूसरे पर मुखर होकर वार पलटवार कर रही हैं। और इसी बीच कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा अपने विवादित बयानों से फिर से चर्चा के केंद्र में बन गए हैं। सैम पित्रोदा के बयान पर भाजपा ने जबरदस्त हमला बोला है। भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतरता चला जा रहा है और वो देश के अंदर, भीतर और बाहर सब तरफ से ये नकाब उतर रहा है। जो जो लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतरता चला जा रहा है और वो देश के अंदर, भीतर और बाहर सब तरफ से वो नकाब उतर रहा है। आज पुनः एक बार राहुल गांधी जी, जिसके शागिर्द हैं, उनके कुख्यात उस्ताद सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा द्वारा दिए गए नस्लवादी टिप्पणी के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक वीडियो संदेश के जरिए यह सफाई दी है कि पित्रोदा का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी इस बयान से किनारा करती है।
पिटोडा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं, 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया। समझो, बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पीएम मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और BRS के परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के गठजोड़ ने जन आकांक्षाओं के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से डबल R का सिंडिकेट चल रहा है। एक तेलंगाना को लूट रहा है तो दूसरा दिल्ली में कलेक्ट करता है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अंबानी अदानी से चुनाव के दौरान क्या गठजोड़ किया है। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अदानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। जवाब देना पड़ेगा देश को। और इससे पहले प्रधानमंत्री करीमनगर के एक मंदिर में उन्होंने वहां पूजा अर्चना की। तेलंगाना दौरे पर पीएम ने श्री राज राजेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर उनके दर्शन किए। मंदिर के पुजारियों ने पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ मंदिर में पूजा अर्चना कराई। वहीं मंदिर के बाहर मौजूद लोगों का पीएम मोदी ने अभिवादन भी स्वीकार किया।
केंद्रीय गृह मंत्री और कद्दावर भाजपा नेता अमित शाह ने लखीमपुर खीरी में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा पर जमकर हमला बोला। गृहमंत्री ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कांग्रेस द्वारा लिए गए गलत फैसलों की जनता को याद दिलाई। ये राहुल बाबा कहते हैं हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। अरे राहुल बाबा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखो। आपकी दादी ने एक झटके में आपातकाल लगाया, पिताजी ने एक झटके में ट्रिपल तलाक को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया और आपकी पार्टी ने एक झटके में पिछड़ा समाज का आरक्षण छीनने का काम किया है। कि कांग्रेस पार्टी और उसके चट्टे बट्टे जो हमारे यहाँ यूपी में ये समाजवादी पार्टी वाले हैं, ये पिछड़ा विरोधी लोग हैं। ये बात सभी पिछड़ा वर्ग के लोगों ने समझकर चलनी चाहिए। और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपका वोट स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, रोजगार को जाना चाहिए। कोई नेता यदि वोट मांगने आता है तो उनसे पूछो कि आपने हमारे लिए क्या किया है। आपका वोट अपने गांव में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए जाना चाहिए। आपका वोट आपके जो अधिकार है उनको मजबूत बनाने के लिए जाना चाहिए। लोकतंत्र क्या है, आपके जीवन में क्या महत्व है उसका? यही है कि आपको वोट का अधिकार मिलता है। आपको कुछ पसंद नहीं है, आपको शिकायत करने का अधिकार है। आपको नेता को जवाबदेही बनाने का अधिकार है कि भाई तुमने मेरा काम नहीं किया, देखना मैं भी तुम्हारे लिए वोट नहीं डालूंगी। यहाँ आते हो वोट मांगने के लिए, काम करके दिखाओ, ये अधिकार दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर विपक्षी गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि तीसरे चरण के चुनाव में उनकी स्थिति बहुत मजबूत नजर आ रही है। कल का जो चुनाव हुआ, जो कल की तीसरा चरण का, उसमें हम लोग जो है बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं। जो लोग चुनाव से पहले कुछ समझते थे, अब सब लोग जो है धीरे धीरे उंगली चबाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से एकदम कॉन्फिडेंट है कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। 7 बज गए, एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भाग कर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी दोनों ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। कोर्ट ने दोनों एजेंसियों को 4 दिनों का समय देते हुए अगले सोमवार यानी कि 13 मई को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी रेवन्ना को 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेंगलुरु के केआर नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज अपहरण के एक मामले में एसआईटी अधिकारियों ने उन्हें 4 मई को गिरफ्तार किया था। जब काम करने की नीयत हो तो काम समय से या फिर तय समय से पहले ही पूरा हो जाता है। जहां पहले अलग अलग परियोजनाओं का काम सालों लटका रहता था, अब उसमें तेजी देखने को मिल रही है और आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में परियोजना पूरा करने की दर दूसरी बार सबसे अधिक दर्ज की गई है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 150 करोड़ रुपए की लागत से कुल 281 परियोजनाओं के काम को पूरा कर लिया है। इसके साथ ही साथ पिछले 10 वर्षों में परियोजना पूर्णता दर दूसरी बार सबसे अधिक दर्ज की गई है। इससे पहले साल 2022-23 में केंद्र सरकार ने 381 परियोजनाओं को पूरा किया था।
अप्रैल के महीने में भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई में वृद्धि दर्ज की है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में माल ढुलाई में 1.45% की वृद्धि के साथ 128.29 मिलियन टन माल का परिवहन किया गया। वहीं कोयला माल ढुलाई सालाना आधार पर 6.3% बढ़कर 66 मिलियन टन हो गई। अप्रैल 2023 में 13,893.27 करोड़ रुपए के मुकाबले अप्रैल 2024 में 14,075.14 करोड़ रुपए माल ढुलाई से प्राप्त हुआ, जिससे कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1.30% का सुधार हुआ है। अप्रैल में रेल द्वारा तैयार माल की आवाजाही में मामूली वृद्धि हुई है। केंद्र राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पाइपलाइन में तैयार माल की अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 200 अतिरिक्त गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल की पेशकश करने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सभी गर्भवती महिलाओं की थैलेसीमिया की जांच अनिवार्य करने पर विचार कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय में थैलेसीमिया पर एक वीडियो जारी करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि हर साल 10,000 बच्चे थैलेसीमिया के साथ पैदा होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि थैलेसीमिया से बचाव के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। देश में 1 लाख से ज्यादा थैलेसीमिया से पीड़ित मरीज हैं, जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। आज अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है। थैलेसीमिया मेजर रोग से ग्रस्त होने पर व्यक्ति को जीवन भर हर तीसरे चौथे सप्ताह खून चढ़वाने की जरूरत होती है। वीडियो सबको देखना चाहिए, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पर फिर भी महत्वपूर्ण ये है कि आज हमारे पास 1 लाख से अधिक थैलेसीमिक्स हैं। उनका जो क्योर बहुत मुश्किल है, जो कि केवल बोन मैरो ट्रांसप्लांट से होता है और वो खर्चिक है। कोल इंडिया की तरफ से 10 लाख रुपए की उसमें सहायता मिलती है, पर फिर भी उसको कराना मुश्किल है। और बाकी केयर के लिए उसके अंदर हर समय जो है 3 बार ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ता है हर महीने, जो कि वो भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए प्रिवेंशन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम इसे RCH की तरफ से हम जो हमारी प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनका टेस्ट करा सकें और आगे प्रिवेंट कर सकें, जो हर वर्ष नए 10,000 बच्चे जिनका जन्म हो रहा है थैलेसीमिक की तरह, अगर उसको हम कम कर सकें तो यही हमारा इसमें योगदान हो सकता है। और हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे इस पे काम करना चाहिए। विकसित भारत बनाने की कड़ी में ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पर खासा फोकस किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों को पार करके ग्रीन इकोसिस्टम को तेजी से विकसित करना बेहद जरूरी होता जा रहा है। इसी के तहत CII द्वारा फ्यूचर रेडी और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मकसद मौजूदा समीकरण को समझते हुए भविष्य में पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित बनाते हुए देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में बड़ा योगदान देना है। ऐसे में इस्पात मंत्रालय की भूमिका इसमें क्या है और कैसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और दुरुस्त करने में ये मंत्रालय काम कर रहा है, इस पर बात की इस्पात मंत्रालय के सचिव NN सिन्हा से हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने। विकसित भारत की कड़ी में ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से तेज़ गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सेक्रेटरी NN सिन्हा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे इसकी भूमिका होगी और आने वाला फ्यूचर कैसा होगा हमारे दर्शकों के लिए और साफ तौर पर भारतवासियों के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं विकसित भारत की कड़ी में तेज़ गति से भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जो हमारे देश में अर्थव्यवस्था में आज के दिन जो मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है वो भी आज करीब 15% है और वो बढ़ के करीब 25% बढ़ने की संभावना है। और दूसरा जो अर्थव्यवस्था का आकार है आज करीब $4 ट्रिलियन है और वो बढ़ के आने वाले 25 वर्षों में करीब 30 ट्रिलियन डॉलर के करीब हो जाएगा। सर, वाटर मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट, इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि आने वाले समय में जैसे हम ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये कितना इम्पैक्टफुल होगा? पूरी सस्टेनेबिलिटी की जब बात करते हैं तो उसमें प्रत्येक प्रकार का जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है, शामिल है। और उसमें न सिर्फ कार्बन है बल्कि बाकी भी जो रॉ मटेरियल्स हैं, चाहे आयरन ओर हो, कॉपर हो या किसी प्रकार की और रिसोर्स हो, वाटर हो, ये सब भी शामिल हैं। और हम सबको उन सब में ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी और इकोनॉमी लानी होगी, बिना उसके ये काम चलने वाला नहीं है। सर, ऑटोमोबाइल सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं वहाँ पे हमने देखा है कि काफ़ी कुछ ग्रोथ देखने को मिली है और GDP में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए क्या नए चैलेंजेस सामने हैं और फ्यूचर कैसा होने वाला है? जी, जिस प्रकार से हम
एनर्जी ट्रांजिशन देख रहे हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा होगा। साथ ही साथ कल हाइड्रोजन भी एक सोर्स बन सकता है उसके मोबिलिटी के ईंधन के रूप में, तो वो भी एक नई चीज़ बनेगी। सर आगे कौन कौन से स्टेप्स आप उठा रहे हैं जिससे एक बड़ा चेंज मेकर सामने आएगा? देखिए, कार्बन एमिशन को कम करना हमारे सेक्टर का उद्देश्य है। क्वालिटी इम्प्रूव करना पे हम लगातार काम करते रहे हैं और आज के दिन में लगभग हमारे 145 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं और भी उसमें हम बढ़ोतरी करेंगे। रॉ मटेरियल की सिक्योरिटी इंश्योर करना एक हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि हमारी जो स्टील मेकिंग कैपेसिटी है वो बढ़ रही है और उसके लिए रॉ मटेरियल का इंतजाम करना बहुत ज़रूरी है। तो साफ तौर पर आपने सुना कि तेज़ गति से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पर आने वाले समय के लिए भविष्य को लेकर अभी से तमाम सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी को लेकर हमने बात की सेक्रेटरी NN सिन्हा जी से और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले समय के लिए तैयार है और स्टील का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो तमाम बड़े बड़े स्टेप्स उठाए जा रहे हैं उससे आने वाले समय में कैसे भारत जो है वो गतिमान शक्ति की तरह आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये आने वाला गेम चेंजर साबित करता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब हम आपको लिए सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई, जहां इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पहले खाद फिर कर ली और ये भविष्य में सरकार में आ गए तो खाद भी पाउच में देंगे। ये राशन जो गरीबों को मिल रहा था, जब इन्हें वोट चाहिए था तो ये रिफाइंड तेल दे रहे थे, रिफाइंड तेल मिल रहा था गरीबों को, दाल दे रहे थे और भी कुछ दे रहे थे। लेकिन अब बताओ राशन गरीबों को कौन सा मिल रहा है? राशन में क्या दे रहे हैं आजकल गरीबों को? ये जो दे रहे हैं लगता बहुत पौष्टिक है। हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेगी। राशन अभी पर्याप्त नहीं है, राशन की मात्रा बढ़ाएंगे और जिस तरीके से आजकल संपन्न लोग पैकेट का आटा बाजार से लेकर के, और ये जो पैकेट का आटा मिल रहा वो पौष्टिक भी है कई, तो इस बार राशन की मात्रा बढ़ा करके और पैकेट का आटा गरीबों को देने के साथ साथ हम लोग डाटा भी फ्री देंगे नौजवानों को और गरीबों को, क्योंकि डाटा भी आजकल जरूरी है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां पहले आई थी तो फ्री डाटा दे रही थी, जब मुनाफा कमाने लगे तो डाटा का भी पैसा ले रहे हैं। इसलिए गरीबों को आटा और डाटा भी हम लोग फ्री देने का काम करेंगे। और अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं आंध्र प्रदेश के राजमपेट, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। 30 గ్రామాలు నష్టం చేకూరింది, 12 మంది మరణించారు। ఇలాంటి మాఫియా ఇక్కడ ప్రభుత్వం మద్దతు లభిస్తుంది। నేను ఇలాంటి ప్రతి మాఫియాకి చెప్పదలుచుకున్నాను, మీ యొక్క కౌంట్ డౌన్ మొదలైందని। ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఇక్కడ ప్రతి మాఫియాకి చికిత్స చేస్తుంది, ఒక్కొక్కరిని పక్కా ట్రీట్మెంట్ చేస్తుందని తెలియజేస్తున్నాను। आप बताइए, आपके जीवन में साफ पानी जरूरी है या नहीं? मोदी घर घर पाइप से पानी पहुंचाना चाहता है, लेकिन यहां की सरकार जल जीवन मिशन में भी ठीक से सहयोग नहीं करती। पोलावरम प्रोजेक्ट के साथ इन्होंने क्या किया, ये आप इतने सालों से देख रहे हैं। इन्होंने रायलसीमा के किसानों को भी
इरिगेशन की सुविधाएं नहीं दी। यहां एनडीए सरकार बनेगी तो सिंचाई के प्रोजेक्ट तेजी से पूरे होंगे। మీరు చెప్పండి, మీ జీవితంలో స్వచ్ఛమైన నీళ్లు అవసరమా లేదా? ఇంటింటికి పైప్ లైన్ ద్వారా నీటిని అందించాలని మోడీ కోరుకుంటున్నారు. కానీ ఇక్కడ ప్రభుత్వం జల జీవన్ మిషన్ కి సరైన సహకారం అందించడం లేదు. పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కోసం వాళ్ళు ఏమి చేశారో మనందరం ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నాం. వీళ్ళు రాయలసీమ రైతాంగానికి సాగునీటి కల్పించడం లేదు. ఇక్కడ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం వస్తే ప్రాజెక్టులన్నీ త్వరితగతిన పూర్తి చేస్తాయని మీ అందరికీ వాగ్దానం చేస్తున్నాను. साथियों, जब स्ट्रांग गवर्नमेंट होती है तो देश भी स्ट्रांग होता है। आज भारत स्ट्रांग है कि नहीं है? यहां से तो बहुत सारे साथी गल्फ के देशों में है। गल्फ के देशों में भारतीयों की आज रिस्पेक्ट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? वहां किसी भी साथी को प्रॉब्लम होती है तो मोदी सॉल्व करता है। अभी कतर में हमारे साथी फंस गए थे। 10 साल पहले वाली कांग्रेस सरकार होती तो उनका बचना मुश्किल था, लेकिन हम उन साथियों को सुरक्षित वापस लाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने एनडीए की मजबूत सरकार बनाई, इसलिए आपका हर वोट एनडीए को मिलना चाहिए। మిత్రులారా, ఎప్పుడైతే ఒక శక్తివంతమైన ప్రభుత్వం ఉంటుందో అప్పుడు దేశం శక్తివంతంగా మారుతుంది. ఈరోజు భారతదేశం శక్తివంతంగా బలంగా ఉందా లేదా? ఇక్కడి నుంచి అనేక మంది మిత్రులు మిడిల్ ఈస్ట్ గల్ఫ్ లో ఉన్నారు. గల్ఫ్ లో నివసిస్తున్న భారతీయులకు ఇప్పుడు గౌరవం పెరిగిందా లేదా? అక్కడ మన మిత్రులు ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చినా వెంటనే మోడీ వాటిని పరిష్కరిస్తారు. ఈ మధ్య కటార్లో మన సోదరులు చిక్కుకున్నారు. ఒకవేళ 10 సంవత్సరాల క్రితం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఉంటే వాళ్ళను రక్షించడం చాలా కష్టమయ్యేది. కానీ నేను మన సోదరుల్ని సురక్షితంగా వెనక్కి తీసుకురాగలిగాను. ఇది ఎందుకు జరిగింది? ఎందుకంటే ఎన్డీఏ ఒక దృఢమైన శక్తివంతమైన ప్రభుత్వాన్ని తయారు చేసింది. అందుకే మీ ప్రతి ఓటు एनडीए के वेयाली। साथियों, मोदी नेशन बिल्डिंग के मिशन पर निकला है। देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन कांग्रेस देश को रिवर्स गियर में ले जाना चाहती है। कांग्रेस लगातार धमकी दे रही है कि जो बड़े काम पिछले 10 साल में हुए हैं वो उन्हें रद्द कर देगी। कांग्रेस कहती है आर्टिकल 370 को वो वापस लाएंगे फिर से। कांग्रेस कहती है सीएए के कानून को रद्द कर देंगे। कांग्रेस कहती है गरीबों को जो फ्री राशन मिलता है वो योजना बंद कर देंगे। कांग्रेस कहती है देश के गरीबों को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट जो मिलता है वो योजना भी बंद कर देंगे। कांग्रेस कहती है राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पलट देंगे, राम मंदिर पर ताला लगा देंगे। क्या आपको ये सब मंजूर है क्या? మిత్రులారా, మోడీ దేశ నిర్మాణం అనే లక్ష్యంతో బయలుదేరాడు. దేశానికి తీసుకెళ్లడం కోసం పగలు రాత్రి కష్టపడి పనిచేస్తున్నాడు. కానీ కాంగ్రెస్ దేశాన్ని రివర్స్ గేర్ లో వెనక్కి తీసుకెళ్లాలనే ప్రయత్నం చేస్తుంది. కాంగ్రెస్
నిరంతరం బెదిరిస్తుంది. ఏవైతే పెద్ద పెద్ద పనులు గత 10 సంవత్సరాలు బట్టి మేము చేశామో వాటినన్నిటినీ రద్దు చేస్తామని అంటున్నారు. కాంగ్రెస్ చెప్తుంది 370 అధికరణని తిరిగి తీసుకొస్తామని, సిఏ రద్దు చేస్తామని కాంగ్రెస్ చెప్తుంది. ఉచిత రేషన్ పథకాన్ని కాంగ్రెస్ నిలుపుదల చేస్తానని చెప్తుంది. చివరికి కాంగ్రెస్ ఉచిత వైద్య పథకాన్ని కూడా నిలిపివేస్తానని చెప్తుంది. కాంగ్రెస్ రామ మందిరంపై సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును కూడా వెనక్కి నెట్టేస్తానంటుంది. రామ మందిరానికి తాళం వేస్తానంటుంది. దీన్ని మీరు అంగీకరిస్తారా? साथियों, पूरी कांग्रेस पार्टी भारत की संस्कृति और विरासत से कट चुकी है. कांग्रेस जड़ों से एकदम कट चुकी है. कांग्रेस के मन में हमेशा विभाजनकारी सोच रहती है. तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे आंध्र प्रदेश के राजमपेट से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे. तो इसके साथ ही समाचार के इस बुलेटिन में बस इतना ही. मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति. नमस्कार.